हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइटोपैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के बारे में। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम अभी तक पढ़ चुके हैं तो वायरल डिजीज़ जो कि थी टोबैको मोज़ेक और येलोवीन मोज़ेक। साथ ही अपन ने बात की थी एक जीवाणु जनित रोग सिट्रस कैंकर के बारे में। उसके बाद पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में, जो कि एक फाइटोप्लाज्मा जनित रोग था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं के किट रोग के बारे में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस रोग के अकरेंस, उत्पत्ति, रोग के लक्षण, इसकी पैथोलॉजी और उपचार के बारे में। तो शुरू करते हैं अपन रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट जो है, जिसे अपन कहते हैं गेहूं का किट रोग, इसका जो रोग कारक है वह है पक्सीनिया। यह एक कवक जनित रोग है। जो पक्सीनिया है, इसकी विभिन्न प्रजातियां गेहूं में अलग अलग प्रकार का किट रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे कि जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है वह गेहूं में स्तंभ किट या ब्लैक रस्ट या काला किट रोग उत्पन्न करती है, जबकि जो पक्सीनिया ट्रिटिसिना है वह भूरा किट रोग या पर्ण किट रोग उत्पन्न करती है, जबकि जो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस है वह गेहूं में पीला किट रोग या स्ट्राइप रस्ट कॉज करती है। तो इसकी अलग अलग प्रजातियां गेहूं के अलग अलग अपन कह सकते हैं भागों में रोग उत्पन्न करती हैं। जो किट रोग है अपन पढ़ चुके हैं कि ये गेहूं का किट रोग है, तो इसका जो होस्ट या परपोषी है वो रहेगा गेहूं, जो कि जिसका कि वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। बात करें अगर इस रोग के लक्षणों के बारे में, तो जो सबसे पहला जो अपन लक्षण देखने को मिलता है वो होता है स्मॉल ब्राउन पस्ट्यूल्स। जो अफेक्टेड या अपन कह सकते हैं संक्रमित भाग होता है पादप का, वहाँ पे आपको छोटे भूरे रंग के दाने या स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। देख सकते हैं अपन स्मॉल ब्राउन पस्ट्यूल्स डेवलप ऑन द लीफ ब्लेड, यानी कि जो पर्ण पिन्ना है या जो लीफ की ब्लेड है उसके ऊपर अपने को सबसे पहले छोटे भूरे स्फोट या दाने दिखाई देते हैं, जो कि अपन कह सकते हैं कि असमान रूप से वितरित रहते हैं। देख सकते हैं अपन चित्र के माध्यम से भी ये जो अपने को दिख रहे हैं हल्के भूरे रंग के पस्ट्यूल्स या दाने, कुछ गंभीर परिस्थितियों में ये जो पस्ट्यूल्स होते हैं ये आपस में समूहित हो जाते हैं और एक समूह बना लेते हैं, पैच बना लेते हैं ये समूहित होकर के। जो ऑनसेट है, आरंभन है रोग का, वो धीमा होता है, बट जैसे ही जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, इस रोग में तीव्रता देखने को मिलती है, इसके संक्रमण में तीव्रता देखने को मिलती है, जो कि इसे कह सकते हैं अपन परिपक्व धान का एक रोग बना देता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ठीक है, तो जो प्रारंभन है रोग का वह धीमा होता है, पर जैसे ही जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपन कह सकते हैं, तो जो डिजीज़ है उसकी गंभीरता में तीव्रता देखने को मिलती है, जो इसे परिपक्व धान का एक रोग बना देती है।
लॉसेस ऑफ बिटवीन 5 to 20 आर नॉर्मल। सामान्य रूप से इस रोग से 5 से 20% तक अपन कह सकते हैं नुकसान देखने को मिलता है, बट ये नुकसान जो है ये 50% तक भी पहुंच जाता है गंभीर परिस्थितियों में। यदि जो रोग है वो ज़्यादा गंभीर है, अगर जो रोग कारक है उसे ज़्यादा अनुकूलित वातावरण मिला, तो उस कंडीशन में जो नुकसान है वो 50% तक देखने को भी मिल सकता है। जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये रेंज करते हैं फ्रॉम बार्ले एस्थेटिक टू कम्प्लीटली ओवर ऑन द लीफ सर्फेस। बार्ले एस्थेटिक्स से लेकर के अपन कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा लीफ सरफेस है, पर्ण की सतह है, वो आपके इन धब्बों से या जो डिजीज़ है उससे भर जाती है। ऑन बारबेरी, जैसे कि जो पक्सीनिया है ये एक कवक है और ये एक हेट्रोइशियस टाइप का कवक होता है, यानी कि इसके एक से अधिक परपोषी या होस्ट होते हैं। तो ट्रिटिकम एस्टिवम के साथ साथ में इसका जो एकांतरित परपोषी होता है वो होता है बारबेरी। ठीक है, तो जो बारबेरी की जो पर्ण है, जो इसका एकांतरित परपोषी है, उसके ऊपर जब इसका संक्रमण देखने को मिलता है तो वहाँ पे संक्रमण में पाउडरी येलो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं पाउडर के समान पीले रंग के धब्बे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो बारबेरी है इसके अंदर जो बीजाणु निर्मित होते हैं पक्सीनिया के, वो जनरली होते हैं आपके एशियोस्पोर्स। आगे बात करेंगे कि इस रोग के अंदर जो रोग कारक है ये विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो जो बारबेरी पादप है, जो इसका एकांतरित परपोषी है, उसके ऊपर जो रोग है वो पाउडरी पीले धब्बों के रूप में देखने को मिलता है। और जो एशियोस्पोर्स हैं, जो एशिया बीजाणु उसके अंदर बनते हैं, वो एशियो बीजाणु जो है वो लीफ के यानी पर्ण के निचली सतह से डिस्पर्स्ड होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई रोग के लक्षणों के बारे में। बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी के बारे में। जो लीफ रस्ट है ये सामान्यतः अपन कहते हैं कि ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है बाय द एयरबॉर्न स्पोर्स, यानी कि वायु वाहित जो बीजाणु है उनके प्रकीर्णन से इस रोग का फैलाव होता है, संचरण होता है। 5 प्रकार के स्पोर्स यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है इनके जीवन चक्र पे। यह होते हैं आपके यूरिडिनोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, जो कि बनते हैं आपके गेहूं के पादप पे, जबकि पिक्नियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स का निर्माण होता है आपके अल्टरनेटिव होस्ट या अल्टरनेट होस्ट पे, जो कि होता है आपके बारबेरी। यानी कि पिक्नियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स तो बनेंगे आपके एकांतरित परपोषी पर, जो कि है बारबेरी, जबकि यूरिडिनोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स यानी यूरिडिनो बीजाणु, टीलियो बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु ये बनेंगे आपके गेहूं के पादप पर। तो 5 प्रकार के कुल बीजाणुओं का निर्माण होता है इनके जीवन चक्र में, यानी पक्सीनिया के जीवन चक्र में। जो जर्मिनेशन है यानी कि जो बीजाणुओं का अंकुरण है, उस समय इनको चाहिए होता है मॉइस्चर, यानी कि जो नमी है उसकी आवश्यकता होती है। और जब ह्यूमिडिटी जो है वो 100% यानी आर्द्रता जब 100% होती है तो जो अंकुरण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, आदर्श जो आप कह सकते हो तापमान है अंकुरण के लिए, वह है आपके 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए अपन कह रहे थे कि जब समर्स के अंदर अपन कहते हैं कि टेम्परेचर जो है ग्रीष्म ऋतु की तरफ जब बढ़ते हैं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है, तो उस अवस्था में जो डिजीज़ की सीवियरिटी है
गंभीरता है वो बढ़ जाती है। बीजाणु स्पोरुलेशन, बिफोर स्पोरुलेशन, यानी कि जो बीजाणु है उनके निर्माण से पूर्व जो पादप है वो आपको पूर्ण रूप से असिम्प्टोमेटिक देखने को मिलता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यदि बात करें अपन ट्रीटमेंट की, यानी कि उपचार की, तो जो वैराइटियल रेजिस्टेंस है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक किस्में हैं वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि अपन रासायनिक कंट्रोल की बात करें, उपचार की बात करें, तो जो ट्राइजोल फंजीसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है रोग को उपचारित करने के लिए, परंतु ये उपचार तभी इफ़ेक्टिव है, तभी असरदार है जब जो पादप है उसके ऊपर बाली या ईयर्स का इमर्जेंस नहीं हुआ हो। यानी बिफोर द इमर्जेंस ऑफ ईयर इट इज़ इफेक्टिव, यानी बालियों के निर्माण से पूर्व यदि अपन ट्राइजोल फंजीसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करें तो डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफन इज नॉट ए कॉमन as prevention through the creation of genetically resistant variety and the removal of common one। जो कंट्रोल है वो सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस हो सकता है किससे? बाय द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यानी कि अपन कह सकते हैं आनुवांशिक रूप से जो प्रतिरोधक किस्में हैं वो तैयार करके जो कंट्रोल है, जो उपचार है, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव, असरदार बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे असरदार बनाया जा सकता है? बाय द रिमूवल ऑफ कॉमन बारबेरी। जो इसका एकांतर परपोषी है, बारबेरी है, उसको आप जो फील्ड है उससे हटा दें और साथ ही साथ कुछ आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी किस्में भी तैयार की जा सकती हैं कंट्रोल के लिए, डिजीज़ के कंट्रोल के लिए। कल्टीवर्स आर द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज़। जो कल्टीवर्स हैं, कल्टीवर्स का मतलब हो गया आप कोई वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज डेवलप फ्रॉम ए नेचुरल स्पीसीज एंड मेंटेन अंडर द कल्टीवेशन, यानी कि कोई भी ऐसी किस्म जो कि निर्मित की गई हो प्राकृतिक प्रजातियों से और उसको अब जो आपके कल्टीवेशन है जो उसके अंदर उसको मेंटेन किया गया हो, ठीक है, उसे अपन कहते हैं कल्टीवर्स। तो ऐसे कल्टीवर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है 100 सालों से लगभग, ठीक है, 100 से भी अधिक सालों से, जो पिछले 100 से भी अधिक साल है उसमें अपन जो ट्रीटमेंट है उपचार में उसके अंदर कल्टीवर्स का उपयोग कर रहे हैं। उन पादपों को अपन उसके अंदर से छांट रहे हैं जो उसकी प्राकृतिक स्पीसीज है, प्राकृतिक प्रजाति है, उनको छांट रहे हैं जो अच्छे गुणों वाले हैं या जो थोड़े बहुत रोग प्रतिरोधकता दिखा रहे हैं, उनको छांट करके भी अपन जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस linked to the single gene have been outmaneuvered by the pathogen, ठीक है। जो अपन कह सकते हैं को-इवोल्यूशन वाली बात है कि जैसे जैसे पादप है वो प्रतिरोधकता अपनी बढ़ाएगा वैसे वैसे जो पैथोजन है जो कि पक्सीनिया है वो भी डेवलप होगा, वो भी इवॉल्व होगा कि वो इसे आउट कम्पीट कर सके या अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसे ज़िंदा रहना है तो उसे परपोषी चाहिए अपने को, तो उस परपोषी के लिए वो भी अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा कि जो नए कल्चर्स हैं उनके ऊपर वो संक्रमण कर सकें। इसीलिए जो प्रतिरोधकता एक सिंगल जीन यानी कि एक जीन के ऊपर आधारित है, यानी रोग प्रतिरोधक किस्में बना रहे हैं अपन, तो जो रोग प्रतिरोधक किस्में एक ही जीन पर आधारित हैं वो रोग प्रतिरोधक जो किस्में हैं वो आउट मैन्यूवर्ड हो रही हैं, यानी कि उनको आउट कम्पीट किया जा रहा है। किसके द्वारा? पैथोजन के द्वारा, पक्सीनिया के द्वारा। इसीलिए द की कंट्रोल, दिस इज वाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ
अल्टरनेटिव यानी कि जो एकांतरित होस्ट को हटाना है, यानी बारबेरी के पादपों को हटाना एक मुख्य कंट्रोल का साधन बना हुआ है। साथ ही साथ जो अर्ली मैच्योरिंग कल्टीवर्स है, यानी कि जल्दी परिपक्व होने वाली किस्में हैं, एज वेल एज द स्प्रिंग वीट और जो बसंत ऋतु में बोया जाने वाला वीट है, शुड बी सोन एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड द पीक रस्ट वीट, यानी कि उनको उनका जो बुआई का समय है उसको ज़्यादा अर्ली कर देना चाहिए, पहले कर देना चाहिए, जिससे जो पीक ऑफ द रस्ट है, पीक रस्ट पीरियड्स हैं, उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है। जो सेल्फ सोन वीट है, यानी जो अपने आप वीट के पादप जो उग गए हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो अगले जो भी सीज़न आएगा उसके अंदर जो यूरिडिनोस्पोर्स है, जिसमें वीट के अंदर द्वितीय संक्रमण होता है, वो उत्पन्न करेगा। तो जैसे ही आपकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो, उसी के साथ में जो वॉलंटियर वीट के पादप हैं उनको भी हटा देना चाहिए। तो ये थे उपचार के कुछ साधन। धन्यवाद।